हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ CMA शुभम कुमार वर्मा और मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए बेसिक से लेकर के एडवांस अकाउंटेंसी की वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? तो दोस्तों, कंपनीज, मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गुड्स कंपनी जो होती है वो गुड्स या फिर सर्विसेज पे डील करती है। या तो कंपनी अपना गुड्स बेचेगी या फिर कंपनी सर्विसेज सेल करेगी। यही दो चीज़ में कोई भी कंपनी या एंटरप्राइज डील कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे गुड्स क्या होता है। गुड्स क्या होता है? गुड्स ऐसी चीज़ें होती है जो कि कंपनी उसे दोबारा बेचने के लिए खरीदती है। ठीक है, गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, और उसे कंपनी जो है वो बेचने के लिए ही खरीदती है। ठीक है, जैसे मैं एक स्टील प्लांट का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाटा स्टील का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो वो किस चीज़ पे डील करती हैं? वो स्टील प्रोडक्ट्स बनाती हैं, स्टील बनाती हैं। स्टील के बड़े बड़े चदरा जो होता है, स्टील के रॉड्स होते हैं, वो बनाती है। तो उसके लिए, स्टील को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो वो रॉ मटेरियल क्या होता है? आयरन ओर। तो ये जो आयरन ओर होता है वो टाटा स्टील के लिए गुड्स होता है। आयरन ओर कंपनी खरीदती है, उसे कन्वर्ट करती है, उसे प्रोसेस करती है और फिर उससे प्रोडक्ट बना करके सेल करती है। तो वैसी चीज़ें जिसे कि खरीदा जाता है सेल करने के उद्देश्य से, तो उन चीज़ों को गुड्स कहा जाता है। ठीक है, कोई भी वैसी चीज़, अब जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो खरीदे हैं उसको डायरेक्टली बेच दिया जाए। ऐसा भी होता है कि चीज़ों को खरीदा जाए, उसे फिर कन्वर्ट किया जाए और फिर उसे बेचा जाए। ठीक है, तो जो वैसी जो चीज़ें होती हैं जिन्हें खरीदा जाता है और उसे कन्वर्ट करके बेचा जाता है, उन चीज़ों को भी गुड्स कहते हैं। गुड्स जो होती है वो 3 फॉर्म में हो सकती है। या तो रॉ मटेरियल हो सकता है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, या फिर फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टाटा स्टील का ही लेट से एग्जांपल लेता हूँ। वो क्या करती है कि सबसे पहले आयरन ओर खरीदती है। ठीक है, आयरन ओर लेती है, जो रॉ आयरन होता है उसको पहले लाती है, तो वो आपका रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, रॉ मटेरियल से फिर आपका पिग आयरन बनता है। ठीक है, तो वो जो पिग आयरन बन जाता है वो आपका क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ठीक है, और फिर पिग आयरन से फिर फाइनली जो आपका जो आपका सरिया हो गया या फिर आपका स्टील का चदरा हो गया, ये जो बन के जो तैयार हो जाता है, बड़ा बड़ा स्टील रॉल्स होते हैं, तो ये जो होते हैं वो आपके फिनिश्ड गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये गुड्स के 3 स्टेजेस होते हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड। ये कब होता है? जब कोई ऐसा गुड्स खरीदा जाता है जिसको कि प्रोसेस करके बेचना होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए होलसेलर है कोई। ठीक है, होलसेलर क्या करता है? माल लेता है और सीधा उस माल को बेच देता है। माल लेता है कंपनी से और फिर वो रिटेलर को बेच देता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? गुड्स में कोई चेंजेस नहीं होता है, बस वो सामान लिया, उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और उसको फिर बेच दिया। ठीक है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब माल को खरीदा जाता है, गुड्स को खरीदा जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है और फिर बेचा जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप्स होता है उसमें ये गुड्स के 3 पार्ट बन जाते हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स। अब 2 टर्म और आता है, सेल और परचेज। ठीक है, तो दोस्तों, जब भी हम लोग अकाउंटेंसी में सेल और परचेज की बात करेंगे तो हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, जब भी सेल या परचेज होगा तो गुड्स का सेल, जब भी आपके क्वेश्चन में दिखाएगा कि परचेज हुआ है, इसका मतलब आप लोग को समझना है क्या कि गुड्स परचेज हुआ है। सेल हुआ है मतलब गुड्स सेल हुआ है। अब गुड्स या तो आपका फिनिश्ड कन्वर्ज फॉर्म में गुड्स होगा या फिर डायरेक्टली गुड्स खरीद के वो बेच दिया। जैसे मान लीजिए आपने स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है, तो स्टेशनरी के बिजनेस में क्या, आपने स्टेशनरी खरीद के लाना है, उसे अपने प्रॉफिट मार्जिन में जोड़ना है और बेच देना है। तो वहाँ पे जो सेल का बात होगा तो वहाँ पे गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होगा।
परचेज का भी जब टर्म आएगा तो वो भी गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक और टर्म आता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक क्या होता है कि जब कुछ गुड्स जो होते हैं साल के एंड में अनसोल्ड रह जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आए, उनको कन्वर्ट किए, उनको प्रोसेस किए और फिर उसको बेच दिए, तो ये जो निरंतर चलने वाला अभ्यास होता है। ठीक है, लेकिन साल के एंड में ऐसा होता है कि कुछ गुड्स जो होते हैं वो बिक नहीं पाते। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उस दिन में बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बच जाते हैं, जो कि सेल नहीं हो पाते, तो वैसे गुड्स को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे गुड्स जो कि साल के एंड में अनसोल्ड रह जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 3-4 टर्म जाना। पहला हम लोगों ने गुड्स जाना, गुड्स के क्या कितने फॉर्म होते हैं उसको जाना, सेल एंड परचेज जाना और स्टॉक जाना। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, गुड्स क्या होती है, वैसी चीज़ें जिसे कि इंटरप्राइज खरीदता है सेल करने के उद्देश्य से। ठीक है, गुड्स के 3 फॉर्म हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल वैसी चीज़ें जो कच्चा माल जो होता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस जो आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मिडिल स्टेज में है, तो उस चीज़ को उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और फिनिश्ड गुड जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, सेल करने के लिए रेडी है, तो उसे हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। ठीक है, पर जब अकाउंटेंसी में परचेज और सेल का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उसे गुड्स से रिलेट करेंगे। परचेज मतलब गुड्स परचेज, सेल मतलब गुड्स सेल हो रहा है। ठीक है, और अगर कुछ गुड्स अगर आपका अनसोल्ड रह जाता है साल के एंड में तो उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें सर्विसेज के साथ भी सेम चीज़ें होती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस हम लोग इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं हमेशा, सर्विसेज के साथ भी एकदम सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ मेनली गुड्स जानना था, गुड्स हम लोगों ने जान दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कैपिटल। इसे बड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बिजनेस का जो बैकबोन कहा जाता है वो होता है कैपिटल। अगर आप बिजनेस में पूंजी ही नहीं लगाएंगे, पैसे ही नहीं लगाएंगे, तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे। ठीक है, तो बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें पैसे लगाने होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पूंजी लगानी होती है। तो जो ओनर होते हैं, बिजनेस के जो ओनर होते हैं, जो पैसे वो पूंजी के रूप में लगाते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग के अकाउंटेंसी में 2 टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। लगता दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर मतलब किसी किसी कंडीशन में अंतर नहीं भी होता है, लेकिन ऐसे उसमें दोनों टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, सेम टर्म नहीं, कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल एक आपका क्या बोल सकते हैं, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है, वैसा अमाउंट या एसेट जो कि ओनर के द्वारा इंटरप्राइज में डाला जाता है शुरुआत के समय में, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, एसेट हो सकता है। ठीक है, या तो वो कैश हो सकता है या फिर वो एसेट हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेस में कुछ अगर पैसा अगर ओनर डालता है तो वो पैसा बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है, एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है, वो पैसा बिजनेस का नहीं होता है। अगर ओनर अगर पैसा अगर बिजनेस में डाल रहा है तो बिजनेस कभी भी ये नहीं मान सकता है कि वो पैसा मेरा है, वो पैसा ओनर का है, उसके उसकी देनदारी है। इसीलिए आप देखिएगा कि बैलेंस शीट में कैपिटल जो है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस की देनदारी होती है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल जो होता है, कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों में अंतर क्या है। कैपिटल जो होता है वो ब्रॉडर, जितना भी पैसा बिजनेस में डाला गया, जितना भी पैसा बिजनेस में डाला गया बाय एनी मीन्स, हो सकता है ओनर जो है अपने से डाले या फिर ओनर लोन लेकर के डाले। ठीक है, कहीं से भी डाले, तो वो पैसा जो बिजनेस में आया या फिर बिजनेस लोन ले, तो ये पैसा कहीं से भी आता है तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो सिर्फ ओनर का पार्ट है, जो पूंजी कंपनी में लगा, जो सिर्फ ओनर का पार्ट है, उसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए
ये है एक बैलेंस शीट का एक रफ फॉर्मेट है, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये बैलेंस शीट है। इसमें ये जो साइड है ये आपका लाइबिलिटी साइड है और ये साइड जो है आपका एसेट साइड है, ठीक है। तो क्या होता है कि बिजनेस में जब ओनर पैसे लगाते हैं तो वो पैसे इस पार्ट में आता है, लाइबिलिटी साइड में वो पैसा आता है। अब इस पैसे से क्या होता है कि एसेट का परचेज होता है, ठीक है, एसेट का परचेज होता है। तो जो 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 पैसा ओनर ने जो जो पैसे बिजनेस में डाले उसी पैसे से एसेट्स परचेज होता है। तो ये ऑलवेज क्या होता है कि लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट ही है कि लाइबिलिटी साइड जो है वो एसेट साइड के इक्वल होता है। सिंपली समझिए, जैसे मान लीजिए ओनर ने 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, ठीक है। तो 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया तो 10 लाख रुपया आपका बिजनेस का क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। ओनर ने 10 लाख रुपया इंजेक्ट किया कंपनी में, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपया क्या हुआ, कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन गया। ये कंपनी अलग है, ये इंटरप्राइज अलग है और ओनर अलग है। हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट में और इसे क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ओनर एकदम से अलग होता है। तो ओनर ने अगर बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया तो बिजनेस की ये 10 लाख रुपया की लाइबिलिटी बन गई। बिजनेस को ये 10 लाख रुपया देना है। ये कब देगा बिजनेस, ये बिजनेस उसको तब चुकाएगा जब बिजनेस पूरी तरह से वाउंड अप हो जाएगा। लेकिन कभी भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस को कभी भी इसलिए नहीं चालू किया जाता है कि उसको बंद कर दिया जाए। हमेशा सोचा जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, गोइंग कंसर्न समझा जाता है, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपया जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होगी। अब ये 10 लाख रुपया कंपनी के कहाँ पे चला जाएगा, ये एसेट साइड में चला जाएगा। तो कैश है तो कंपनी का एसेट, कैश जो करेंट एसेट में है वो कैश में 10 लाख रुपया आपको शो करने लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए बैलेंस शीट जो है आपका बैलेंस हो गया, इधर भी 10 लाख इधर भी 10 लाख, तो दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन ये 10 लाख क्या है, कंपनी का लाइबिलिटी बन गया और ये 10 लाख जो है ये कंपनी का एसेट बन गया। कंपनी क्या किया, ये जो है 10 लाख रुपया कैश में है, अभी ये कैश पड़ा हुआ है। तो कैश जो पड़ा हुआ है ये क्या है, कंपनी का एसेट है। हम लोग एसेट के बारे में जानते थे, एसेट वो वैसी चीज़ें होती है जिससे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो कंपनी के पास अगर पैसा पड़ा हुआ है तो कंपनी क्या करेगी, उससे फ्यूचर में उससे बेनिफिट कमाएगी, उससे मान लो उससे मशीनरी खरीद लेगी या फिर कुछ भी खरीद सकती है जिससे कि उसको बेनिफिट होगा। तो ये कैश क्या हो गया, कंपनी का एसेट हो गया। तो बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोग का टैली कर गया, लाइबिलिटी साइड इज इक्वल टू ये एसेट साइड। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैपिटल क्या होता है, हम लोग अभी जान रहे थे कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल क्या होता है, वैसा पैसा या फिर एसेट जो कि मालिक के द्वारा, जो कि उसका जो प्रोप्राइटर होता है उसके द्वारा कंपनी में डाला जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल दो तरह से आ सकता है, आपका इक्विटी के फॉर्म में आ सकता है और डेट के फॉर्म में आ सकता है। अब ये इक्विटी और डेट क्या क्या होता है भाई, तो इक्विटी वो पैसा होता है जो कि मालिक के द्वारा लगाया जाता है, जो मालिक अपने साइड से जो पैसा लगाता है उसे इक्विटी कहते हैं। जबकि डेट क्या होता है कि जो कंपनी लोन लेती है वो, उसे हम लोग डेट कैपिटल कहते हैं। जो कंपनी लोन, जिसको कि कंपनी को चुकाना होता है वापस, कुछ कुछ समय के अंदर में उसे वापस चुका देना होता है, उसे हम लोग डेट कहते हैं, डेप्ट, ठीक है। लेकिन इक्विटी क्या होता है, उसे कंपनी को तुरंत नहीं चुकाना होता। वो कब चुकाएगी इक्विटी, जब कंपनी पूरी तरह से वाउंड अप हो जाएगी, जब कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी तभी कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे लौटाती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट में हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो शेयर क्या होता है, यही चीज़ होता है, इक्विटी कैपिटल होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप जितने शेयर खरीदते हैं उतने परसेंट के कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। होता क्या है आजकल, आजकल क्या मतलब, जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या करती है, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कैसे कर पाती है। उनके पास कोई भी ओनर रहेगा तो उसके पास तो एक लिमिटेड पैसा रहेगा ना, कोई भी इंडिविजुअल रहेगा उसके पास लिमिटेड पैसा रहेगा, अथाह संपत्ति तो नहीं रहेगा। लेकिन बिजनेस में क्या चाहिए होता है, अथाह पैसा का ज़रूरत पड़ता है। तो वो अथाह पैसा कहाँ से आता है, यहाँ पे एक स्कीम निकाला जाता है कि पब्लिक लोगों से, जितने भी आम जनता है उन लोगों के साथ एक स्कीम निकाला जाता है कि आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कीजिए और जितने पैसे आप इन्वेस्ट कीजिएगा उतने परसेंटेज के आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, कंपनी को 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, अपने बिजनेस को प्रोसीड करने के लिए 10 लाख रुपए की पूंजी चाहिए। तो कंपनी क्या करती है,
पब्लिक के सामने ये प्रस्ताव रखती है कि आप लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए और जितने पैसे आप इन्वेस्ट कीजिएगा आप उतने परसेंटेज के आप मालिक बन जाइएगा, आपको उतने कम परसेंटेज की कंपनी के राइट्स मिल जाएंगे। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको उतना परसेंट प्रॉफिट जो है कंपनी जो है आपको वापस करेगी डिविडेंड के तौर पे। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है वो होता है इक्विटी कैपिटल। दूसरा पार्ट होता है डेट कैपिटल। कंपनी क्या करती है कि लोन लेती है और उसे चुकाना होता है, तो चुकाना होता है, वापस पे करना पड़ता है। लेकिन इक्विटी कैपिटल में कंपनी जो पैसे लेती है उसे कंपनी को लौटाना नहीं होता, वो लौटाएगी तभी जब कंपनी पूरी तरह से वाउंड अप होगा। ध्यान रखिएगा, इक्विटी और डेट में यही अंतर होता है। डेट जो होता है एक निश्चित समय के बाद उसे कंपनी को वापस कर देना होता है, लेकिन इक्विटी तभी वापस होता है, इक्विटी के पैसे तभी वापस होते हैं जब क्या होता है, पूरी तरह से कंपनी वाउंड अप होती, तभी इक्विटी के पैसे वापस किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बोल लीजिए कि मान लीजिए कि कोई मालिक है, उसने पैसे लगाए हुए हैं लेकिन अब उसे काम करने का मन नहीं कर रहा है, इस कंपनी को चलाने का मन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कंपनी बंद कर देगा। क्या कंपनी बंद कर देगा तो उतने सारे एम्प्लॉय है सब बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत तरह का लॉस हो सकता है। तो क्या करते हैं मालिक, क्या करते हैं अपने शेयर्स को बेच देते हैं किसी को। कंपनी के जो मालिक है वो जितने पैसे कंपनी में डाले हुए थे उस शेयर को किसी और को बेच देते हैं। तो शेयर किसी और को बिक जाने से क्या होता है कि मालिक के चेंज हो जाता है। अब मालिक चेंज हो गया तो फिर आपका अब कंपनी चलता रहा लेकिन मालिक चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। तो आगे हम लोग बहुत डिटेल में ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी हम लोग बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, वैसे पैसे जो कि कंपनी के मालिक जो है वो पैसे जो डालते हैं उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। और डेट कैपिटल क्या होता है, कंपनी जो लोन लेती है उसे डेट कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और इक्विटी और डेट ये दोनों को मिला करके क्या होता है, कंपनी का कैपिटल बनता है। ठीक है, जो पूंजी जो होता है, कैपिटल जो हुआ वो इक्विटी और डेट दोनों को मिला करके बनता है, और इसी कैपिटल से कंपनी के एसेट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को कैपिटल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तो दोस्तों यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है कैपिटल का। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम। ठीक है, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम ये क्या है आप लोगों को मैं बताता हूँ इसे अच्छे से। एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम और गेन। ठीक है, ये सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड है, ये बहुत ही कंफ्यूज कर सकते हैं किसी को भी। ये सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं लेकिन सब अलग अलग है। सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, कैपिटल और इक्विटी कैपिटल ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है लेकिन अलग अलग है। दोनों का कैपिटल जो है वो पूरा ओवरऑल पैसे, जितने पूरे पैसे जो लगे वो पूरे पैसे को देखता है कैपिटल। लेकिन इक्विटी कैपिटल क्या होता है, सिर्फ जो ओनर का जो पार्ट होता है बस उसे ही इक्विटी कैपिटल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम है, ये क्या चीज़ होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं सेल्स। सेल्स क्या होता है, देखिए कंपनी, कोई भी इंटरप्राइज होता है उसका एक कोर बिजनेस होता है। ठीक है, मतलब सबसे मेन बिजनेस उसका वो होता है, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे बिजनेस साथ में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मेन जो बिजनेस का जो मेन चीज़ से जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, उस रेवेन्यू जो मुझे इनकमिंग जो पैसे मिलते हैं वो हम लोग करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेल। ठीक है, जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील क्या कर रही है कि स्टील का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, स्टील का प्रोडक्शन करती है तो उसके सबसे मेन बिजनेस उसका क्या है, स्टील का प्रोडक्शन। तो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग से जो उसे पैसे मिलते हैं वो सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन टाटा स्टील की स्टील का मैन्युफैक्चरिंग के साथ और भी बहुत तरह का इनकम हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाटा स्टील के पास बहुत बड़ा गोडाउन पड़ा हुआ है जिसे वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, गोडाउन को भाड़े पे लगा देगा और उससे फिर रेवेन्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये उसका मेन कोर बिजनेस के अलावा जो अलग जो सेक्टर है उसका इनकम है। लेकिन ये दोनों इनकम जो है वो टाटा स्टील को ही हो रहा है। ठीक है, टाटा स्टील का बहुत बड़ा टाउनशिप है,
ठीक है, वो अब क्या किया था कि बहुत बड़ा टाउनशिप बनाया था अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि उसका 50% पार्ट जो है वो ऑक्यूपाइड है, उसके एम्प्लॉय लोग रहते हैं, लेकिन 50% पार्ट जो है वो एम्प्लॉय लोग वहाँ नहीं रहते, वो खाली पड़ा हुआ रहता है। तो टाटा स्टील क्या करती है, उसे भी रेंट पे लगा देती है, तो उससे भी इनकम होता है। तो यहाँ पे टाटा स्टील को 3 तरह से इनकम होने लग गया। पहला आपका क्या हुआ, कोर बिजनेस जो है उससे इनकम हो रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों। तो टाटा स्टील का 3 बिजनेस हो गया। पहला आपका हो गया इसका कोर बिजनेस, कोर। दूसरा हो गया आपका ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी में जैसे हम बोलते थे, ऑक्सिलरी नहीं लिखते, इसे हम लिखते हैं गोडाउन, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। गोडाउन, ठीक है। दूसरा इसका बिजनेस हो गया गोडाउन, और तीसरा इसका जो पार्ट है वो है रेंट फ्रॉम, रेंट फ्रॉम एकोमोडेशन, ठीक है। तो 3 तरह के बिजनेस से टाटा स्टील को रेवेन्यू, इनकम जनरेट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। पहला इसका कोर बिजनेस, दूसरा इसका गोडाउन, और तीसरा है इसका रेंट फ्रॉम एकोमोडेशन, ठीक है। अब देखिए, जो कोर बिजनेस से जो पैसे आते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग हुआ, स्टील को बेचा गया, तो स्टील को बेचने से जो पैसे आए उसे हम सेल कहेंगे। और ये ओवरऑल टर्म है, ऐसा नहीं कि उसमें हम सिर्फ प्रॉफिट का बात कर रहे हैं। जो स्टील को बेचने से जितना भी पैसा मुझे इन्हें इनकमिंग में आया पैसा, वो सेल कहलाता है, ठीक है। ये इंक्लूसिव टर्म है पूरा। जो कोर बिजनेस से जो भी इनको पैसे मिल रहे हैं वो सेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगा, इसी का अपोजिट क्या होगा, ये तो सिर्फ कोर बिजनेस है, लेकिन ये सारे बिजनेसेस से मिला करके जो पैसे हमें आएंगे उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। ये टोटल जब मिला करके, सारे बिजनेस से मिला करके जो हमको पैसे मिलते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। सेल क्या होगा, सिर्फ कोर बिजनेस। जो मेन बिजनेस है, जो मेन आपका कंपनी का जो कि मेन बिजनेस है, उससे जो भी आपको इनकम जनरेट हो रहा है, जो भी आपको इनकमिंग आ रहा है, इनकम जनरेट नहीं बोलेंगे, जो भी आपका इनकमिंग आ रहा है उससे हम कहते हैं सेल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेल में क्या होता है, जो भी पैसे आपको रिटर्न में आ रहे हैं, जैसे आप स्टील अगर बेच रहे हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये की स्टील बेच रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो 100 रुपये आपका पूरा प्रॉफिट है। उसमें आपका जो भी खर्चा लगा उसको आप माइनस कीजिएगा, रॉ मटेरियल में जो खर्चा किया लगा माइनस कीजिएगा, तो 20 रुपया जो है वो बचे, मान लीजिए 20 रुपया जो है वही आपका प्रॉफिट है। लेकिन सेल आपका कितना है, 100 रुपया का। सेल क्या होता है, टोटल जितना भी इनकमिंग आपको आ रहा है, जितने भी पैसे आपको उसको बेचने से जो भी पैसे आपको मिलते हैं वो सेल होता है, ठीक है। ये अंतर है प्रॉफिट और सेल में, ये अंतर है। सेल कभी भी आप सेल को प्रॉफिट की तरह ट्रीट नहीं कीजिएगा। जब भी सेल होगा तो ऐसा नहीं कि जितना सेल हुआ वही आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट अलग है, ठीक है। प्रॉफिट क्या कब होता है, जब सेल में से आप जितने भी एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड उसको आप घटाइएगा, तब जो पैसे बचते हैं वो आपके प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो सेल हो गया क्या, जब कोर बिजनेस से जो हमें इनकम में जो पैसे मिलते हैं, इनकमिंग में जो पैसे मिलते हैं वो सेल होता है। रेवेन्यू क्या होता है, जो कोर बिजनेस के अलावा जितने भी कंपनी के बिजनेसेस हैं उससे, कंपनी के जितने भी कोर बिजनेस के अलावा और भी जहां कहीं से भी अगर इनकमिंग होता है, इनकम आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, ओवरऑल होता है, इसमें कोर बिजनेस भी आ गया, गोडाउन से जो पैसा मिल गया वो भी आ गया, रेंट फ्रॉम एकोमोडेशन जो है वो भी आ गया। तो ये तीनों को मिला करके जो मेरे पैसे जो मुझे मिल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और इनकम। प्रॉफिट और इनकम क्या है, प्रॉफिट है पूरे टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर को आप जो घटा दीजिएगा तो वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी रेवेन्यू हुआ उसको आप एक तरफ लिखिए, और उसमें से आपका जो प्रॉफिट का जो सॉरी, उसमें जो आपका एक्सपेंडिचर जो आपने खर्चे किए उससे रिलेटेड, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, आपने गोडाउन है तो उसमें मान लीजिए पेंट पोचाड़ा आपने किया हो, या फिर उसमें आपने लाइटिंग की व्यवस्था की होगी, आपने जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया उसमें आपने लाइटिंग की व्यवस्था की। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है वो सब खर्चों को आप घटा दीजिए इनकम में से, जो भी आपके जो रेवेन्यू हुए टोटल उसमें से आप खर्चों को घटा दीजिए, तो जो बचता है, जो रिमेनिंग फिगर बचता है उसे हम प्रॉफिट या फिर इनकम कहते हैं,
ठीक है। तो ये 3 टर्म इंटर रिलेटेड है लेकिन अलग अलग है। सेल क्या हो गया, कोर बिजनेस से जो भी मुझे इनकम हुआ वो सेल हो गया। रेवेन्यू क्या हो गया, ओवरऑल जितने भी मेरे बिजनेसेस हैं उनसे सारे जो मुझे प्रॉफिट, सारे से जो मुझे इनकम हो रहा है वो मेरा हो गया रेवेन्यू। और प्रॉफिट या इनकम क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर को हम हटा देते हैं, तब जो पैसे जो बचते हैं वो मेरा प्रॉफिट या फिर इनकम होता है। ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो है गेन। गेन क्या होता है, गेन जब भी होता है ये कैपिटल एसेट से रिलेटेड होता है। मतलब कोई जो आपका जो मुख्य बिजनेस नहीं है उसके अलावा, जैसे आपके पास कोई मशीनरी पड़ी हुई थी, ठीक है, वो मशीनरी क्या होगी, खराब मतलब या फिर ऑब्सोलेट हो गई, अब आपको उसका यूज़ नहीं है और आपको उसे मार्केट में बेचना है। तो आपने उसे मार्केट में बेचा और उससे आपको प्रॉफिट हो गया, तब आपको उस चीज़ को हम लोग गेन कहेंगे। ये पूरा आपके बिजनेस से हट करके होता है। जैसे आपके पास एक लैंड पड़ा हुआ है, आपके बिजनेस में एक लैंड पड़ा हुआ है, वो लैंड क्या है कि अब आपको यूज़ नहीं है, तो आप उस लैंड को बेचना चाह रहे हैं। तो उस लैंड को अगर आप सेल कीजिएगा तो लैंड को सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट होता है, अब मान लीजिए आपका लैंड जो है वो 10 लाख रुपया का था और आप उसे 30 लाख रुपया में बेच दे रहे हैं, तो 20 लाख रुपया का जो प्रॉफिट हुआ उसे हम लोग यहाँ पे गेन कहेंगे। ठीक है। तो गेन जो होता है वो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा कोई इवेंट, अलग कोई इवेंट होता है उससे होता है। ठीक है। इसका डेफिनेशन है, अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। मतलब बिजनेस से इंसिडेंटल, बिजनेस के साथ ही साथ, मतलब बिजनेस में ही है लेकिन वो आपका कोर बिजनेस नहीं है। ठीक है। आपका रेगुलर रेगुलर बेसिस का इनकम नहीं है। ठीक है। वो कभी कभार हो गया तो हो गया, उस टाइप का चीज़ है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों से जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो मुझे प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट और गेन दोनों एक तरह के टर्म्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। प्रॉफिट क्या होता है, आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड होता है, जबकि गेन जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक जो है वो सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम खत्म होता है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे आगे की वीडियो में हम लोग और इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।